नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी के लिए आपकी जो शिक्षण अभिरुचि है उसकी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। शिक्षण अभिरुचि में अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो आप आराम से 150 में से 120 अंक आराम से लेके आप आ सकते हो। दोस्तों, आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है, प्रश्नों को आपको समझना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहला प्रश्न है वो है, कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करोगे? जब आप एक अध्यापक बन गए हो, आपको कक्षा में शिक्षण के लिए भेजा गया है, तो आप पहले क्या करोगे? जब आपकी पढ़ाना है उससे पहले आप क्या करोगे? बच्चों से कुछ प्रश्न पूछोगे, अनुशासन रखोगे, विषय पर अधिकार विकसित करोगे या फिर बच्चों को कहानियाँ सुनाओगे? दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बच्चों से प्रश्न भी पूछेंगे, अनुशासन भी बनाएंगे, विषय पर अधिकार भी बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछते हो तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलते हैं, अनुशासन रखते हो तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलता है और विषय पर अधिकार रखते हो तो यहाँ पे 3 नंबर मिलता है। अगर दोस्तों ये फॉर्मूला 1 2 3 वाला नहीं चला तो फिर आपके डायरेक्ट आपको सही का सही उत्तर मिलेगा, तो वो उत्तर ये हो जाएगा। तो इसके आपको 3 अंक मिलेंगे। पहले क्या होता था बीएसटीसी में, इस बार नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता लग जाएगा कि आपका फॉर्मूला है क्या। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो ये होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, चलो आपने पूछ लिया कोई बात नहीं, अनुशासन भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको विषय जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उस पर आपका खुद का अधिकार नहीं है, आप उसको पढ़ के नहीं आए हो, उसमें आपको पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप कक्षा में क्या पढ़ाओगे? केवल अनुशासन रखना ही कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता। तो इसके लिए आपको विषय पर अधिकार विकसित आपको करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए निम्न कार्य का प्रदर्शन आवश्यक है। कौन सा कार्य है जो एक शिक्षक के लिए निम्न उसका प्रदर्शन है वो आवश्यक है? छात्रों की समस्याओं का ज्ञान करना आवश्यक है, अनुशासन रखना आवश्यक है, या विषयों का सही ज्ञान आवश्यक है, या छात्रों के साथ संयम आवश्यक है? तो यहाँ पे इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, आप सभी को उत्तर है वो कमेंट में बताना है। तो यहाँ पे छात्रों की समस्याओं का ज्ञान ये भी आवश्यक है, अनुशासन आवश्यक है, विषय का सही ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन छात्रों के साथ संयम ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ तो आपको ज़रूरी है, लेकिन जो छात्रों के साथ संयम है वो भी आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल गया। अनुशासन रखना है वो भी आपका होना चाहिए, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान वो आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 2 नंबर इसके मिल गए और विषयों का सही ज्ञान में आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी कि आपको पूर्ण रूप से आपकी विषय का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कोई छात्र बेहोश होकर गिर जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि में आपके मन के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, या साइकोलॉजी आप कह सकते हैं कि आप क्या करोगे, आपके विचार क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है, आपके जवाब देने का तरीका क्या है। यानी कि आपका जो इंटरव्यू है उसी इंटरव्यू को एक तरह से यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में लिया जाता है। तो उसके माता पिता को बुलाओगे, प्राचार्य को सूचना करोगे, छात्र को घर भेज दोगे या फिर प्राथमिक उपचार दोगे। दोस्तों, आप माता पिता को बुला नहीं सकते, प्राचार्य को सूचना नहीं दे सकते, छात्र को घर नहीं भेज सकते, तो प्राथमिक उपचार सबसे पहले आपका दायित्व है कि आप उसको प्राथमिक उपचार देंगे। जो भी आपके पास किट है उससे उसका इलाज करेंगे, उसके बाद में अपने प्राचार्य को बताएंगे या फिर उसके लिए पास के किसी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराएंगे। ये नहीं कि पहले उसके माता पिता को कॉल करेंगे, वो आएंगे जब उसको लेके जाएंगे, पहले आप उसको प्राथमिक उपचार दोगे। तो सही उत्तर है। और दोस्तों, गारंटी देता हूँ आप यहाँ पे 120 प्लस या 150 में से 150 भी आप यहाँ पे ला सकते हो बिना कुछ पढ़े। बस आपको इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, गारंटी है। इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है, समझने की इसमें चीज़ है। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार करता है तो आप क्या करोगे? विद्यार्थी को दंड दोगे, कक्षा से बाहर निकाल दोगे, प्राचार्य से शिकायत करोगे या फिर कारण जानने की कोशिश करोगे? तो यहाँ पे जो कोई विद्यार्थी कक्षा में जो अनुचित व्यवहार कर रहा है या शोरगुल कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसको दंड तो आपको देना ही नहीं है। जहाँ भी आपने दंड दे दिया वहाँ आपके 0 नंबर फिक्स है, ये ध्यान रख लेना। दंड तो आपको कहीं भी नहीं देना है, विद्यार्थी को कक्षा से बाहर भी नहीं निकालना है। प्राचार्य से शिकायत करोगे तो फिर आपको किस काम के लिए इस क्लास में बैठाया गया है, तो ये गलत है, तो सही हो जाएगा। कारण जानने की कोशिश करोगे कि आखिरकार विद्यार्थी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है।
क्या उसको दुख है, किस कारण से वो ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉनिटर कक्षा का होता है। जो कक्षा में आपके मॉनिटर होता है वो कक्षा का क्या होता है? नेतृत्वकर्ता होता है, बुद्धिमान बालक होता है, उद्दंडी बालक होता है, या फिर उच्च जाति का बालक होता है। आपके मन में आएंगे कि चारों ही सवाल उत्तर सही है, तो यहाँ पे तो ऑल वाला आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुद्धिमान बालक को ही हमेशा मॉनिटर कक्षा का नहीं बनाया जाता है कि ये इंटेलिजेंट है इसको बना दो, गलत बात। उच्च जाति का बालक और नीच जाति का बालक, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि हम उसको बनाएंगे। नेतृत्वकर्ता जो सभी विद्यार्थियों का नेतृत्व कर सके, जो उनको आगे ले जा सके, उनके हर काम के लिए वह हरदम खड़ा रहे, उसी व्यक्ति को मॉनिटर कक्षा का कहलाता है, जिसे कहते हैं हम नेतृत्वकर्ता, जिसे हम नेता कहते हैं। कक्षा का नेता, कक्षा का मॉनिटर कैसा हो, जो सबकी बातों को समझे, उनका सहयोग करे, ऐसा कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो कक्षा में शिक्षक होता है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, कक्षा में अनुशासन रखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद में बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती है वो पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना तो नहीं है, ये तो आपको करवाना ही है, अनुशासन भी आपको रखना ही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद में बनाना, जो आप बालकों को सिखा रहे हो, बालक उसको ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ग्रहण कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, आनंदमय तरीके से कर रहे हैं, गुस्सा होकर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर आप आनंद में बना दोगे तो बालक जो भी आप पूरा ज्ञान दोगे उसको ग्रहण अच्छे से कर पाएगा, और वो अपने जो विकास है उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो कक्षा का जो शिक्षण है उसका मेन पॉइंट क्या होना चाहिए? जो शिक्षण वो किसके ऊपर होना चाहिए? शिक्षक के ऊपर होना चाहिए, बालक के ऊपर होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक के ऊपर होना चाहिए? तो बालक केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, यानी कि बालक के अनुसार, बालक की क्षमताओं, बौद्धिक क्षमता, उसकी रुचियों के अनुसार शिक्षण पाठ्यक्रम सब कुछ बालक की केंद्रित होना चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न कहीं भी आता है आपके, तो बाल केंद्रित कर देना, गारंटी है 100% उत्तर आपका सही निकलेगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में लोकप्रियता बढ़ाने हेतु आप क्या करोगे? बालकों में लोकप्रियता बढ़ाने हेतु आप क्या करोगे? बालकों को अधिक अंक दोगे, अपने काम से मतलब रखोगे, छात्रों की समस्याओं का समाधान करोगे, छात्रों से मित्रता करोगे। तो यहाँ पे आपको छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है, जिससे वो आपको से पूरी बात कहेंगे, जो भी उनको समस्याएं आ रही है वो पहले आपको बताना उचित समझेंगे। अगर आप बालकों को अधिक अंक दोगे तो इससे बालकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपने काम से मतलब रखोगे तो बालक भी कोई मतलब नहीं रखेगी। मित्रता नहीं करनी है, क्योंकि फिर बालक आपके सर पे चढ़ जाएंगे और पढ़ाई भी नहीं करेंगे। तो आपको छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, कोई बालक पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप क्या करोगे? उसको निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए बोलेंगे, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, या फिर उस पर ध्यान नहीं देंगे? तो अगर विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो कमज़ोर क्यों है? तो अगर आपने क्यों लगा दिया कि वो कमज़ोर क्यों है, तो इसका मतलब हम उसका कारण पहले पता करेंगे, भाई वो कमज़ोर क्यों है, क्या त्रुटि है, क्या हमने अधिगम प्रक्रिया में वो सही तरह से भाग नहीं ले पा रहा है, या फिर अधिगम को सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार हम उसके लिए कारण पहले जानेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा कारण जानेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में एक बालक गृह कार्य नहीं करता है तो आप क्या करोगे? कोई बालक है वो गृह कार्य नहीं कर रहा है, आप क्या करोगे? माता पिता से शिकायत करोगे, कारण जानने की कोशिश करोगे, प्राचार्य से शिकायत करोगे, या फिर ध्यान नहीं दोगे? अगर दोस्तों यहाँ पे दंड भी आता है तो दंड तो आपको देना ही नहीं है, ये एक ऑप्शन तो आपको ऐसे ही काट देना है। ध्यान नहीं देना ये आपका कर्तव्य नहीं है, तो आपको इसको काट देना है। आपको ध्यान देना चाहिए, तो ये कर्तव्य आपने यहाँ पे है, ध्यान नहीं देंगे, तो ये उत्तर तो गलत हो गया। प्राचार्य से शिकायत क्यों करेंगे? क्योंकि पहले आप कक्षा में है। माता पिता से शिकायत क्यों करेंगे? क्योंकि आप पहले शिक्षक है। तो पहले आप उसका कारण जानेंगे कि बालक गृह कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको क्या समस्या है गृह कार्य करने में, घर पर उसको समय नहीं मिल पा रहा है, या सब कुछ जो भी उसका है उसका कारण पहले अध्यापक को जानना ज़रूरी है। उसके बाद में ही वो आगे बढ़ पाएगा और बालक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अच्छे से ग्रहण कर पाएगा।
शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊंची सिफारिश, शिक्षण अभिवृत्ति, धन कमाने की लालसा, उपयुक्त सभी। यानी कि जो शिक्षण व्यवसाय है, टीचिंग जो आप बिजनेस है या फिर टीचिंग जो आप कराना चाहते हो, आप एक अध्यापक बनना चाहते हो, तो इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? किसी की आपको ऊंची सिफारिश की आवश्यकता है, शिक्षण अभिवृत्ति की आवश्यकता है, धन कमाने की लालसा है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति। इसके लिए शिक्षण व्यवसाय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है शिक्षण अभिवृत्ति, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं या आप बीएसटीसी क्यों करना चाहते हैं? तो फिर आपके पास ऑप्शन है, मैं धन कमाना चाहता हूँ, मुझे शिक्षण कार्य में रुचि है, मैं अपने बच्चों को फ्री पढ़ा सकता हूँ, मैं अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो उत्तर यहाँ पे सीधा आ रहा है, मुझे शिक्षण कार्य में रुचि है। आपको कभी ये नहीं कहना है कि मैं धन कमाना चाहता हूँ, मुझे बच्चों को फ्री पढ़ाना है, या मैं अन्य नौकरी नहीं रख सकता, क्योंकि दोस्तों उनको भी पता है कि आपको धन तो यहाँ से मिलेगा, लेकिन आपकी रुचि है इसलिए आप काम कर रहे हैं। कोई काम आप रुचि से करोगे तभी वह काम सक्सेसफुल आपका पूर्ण होगा, धन की लालसा में काम आपका पूर्ण नहीं होगा। और दोस्तों गारंटी है, 1000% गारंटी दे दो आपको, इन प्रश्नों को आप पढ़ गए ना तो 150 में से 130 प्लस नंबर तो आपके किसी के भी नहीं कट रहे। इतने नंबर तो आपके 100% आएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, प्रश्नों को इसमें बस समझना ही है, रटने का तो काम इसमें नहीं है। रटना नहीं प्रश्नों को, जो मैंने आपको ये क्लास ले रहा हूँ इसको आपको समझ के पढ़ना है। गारंटी है मेरी, इतना सा कर देना आप। 130 प्लस अंक नहीं आए तो मुझसे बोल देना, ये यूट्यूब चैनल यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। ये जो क्रिया है वो किस किस के मध्य होती है? इसके जो जोड़ने वाला है वो कौन है? शिक्षक और प्राचार्य के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य, बालक और अभिभावक के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य। जो शिक्षण एक पारस्परिक प्रक्रिया है उसमें छात्र और शिक्षण के मध्य होती है। छात्र शिक्षण प्रदान करता है, शिक्षक शिक्षण प्रदान करता है और छात्र उसको अधिगम के रूप में ग्रहण करता है। तो छात्र और शिक्षक के मध्य की एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक और प्राचार्य के मध्य की क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को पढ़ना नहीं है। बालक अभिभावक के मध्य की है नहीं, छात्र और छात्र के मध्य की नहीं है, ये सिर्फ छात्र और शिक्षक के मध्य की है। शिक्षण ज्ञान देता है, बालक ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है समाज, परिवार, विद्यालय, विस्तार। तो सबसे पहली पाठशाला है वो है बालक की परिवार, फिर समाज है, फिर विद्यालय है। तो सबसे पहली पाठशाला है उसकी परिवार, तो सही उत्तर हो जाएगा। एक अच्छे अध्यापक के गुण है कि अच्छा अध्यापक अमीर होना चाहिए, वह सादा जीवन व्यतीत करे, बालकों के प्रति सच्चे लगन हो, या फिर बहुत कंजूस हो। तो अच्छा अध्यापक कौन हो सकता है? जो बालकों के प्रति सच्ची लगन रखता हो, बालकों की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको पूर्ण कराने या उसको विकसित करने में पूर्ण सहयोग करता हो, बालकों की के प्रति उसकी सच्ची लगन हो, तो ही वह शिक्षक सबसे अच्छा माना जाएगा। शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका है? सरकार का, माता पिता का, शिक्षण का, बालकों का। अगर कोई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है तो उसका हल करने का कर्तव्य है वो किसका है? सरकार का नहीं है, माता पिता का भी नहीं है, बालकों का भी नहीं है, शिक्षक का वह कर्तव्य है। शिक्षक ही बालक की जो त्रुटि है, जो समस्या है, उनका हल करने के लिए शिक्षक बैठा हुआ है। तो वहीं उनकी समस्याओं का अध्ययन करेगा, फिर उनका जो भी हल होगा वही निकालेगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल नौकरी पाना, बालकों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास, विद्यालय कक्षा पूर्ण करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है कि हम केवल नौकरी लग जाए, बालकों को साक्षर बनाना नहीं है कि वो केवल पढ़ लिख सके, विद्यालय कक्षा पूर्ण करना भी नहीं है कि केवल वो पूरे विद्यालय 12वीं तक पास कर ले। इसका उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें बालक के बुद्धि, लब्धि, सब कुछ, उसकी जो भी सोचने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है, वो सब कुछ वो सीख सके। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास बालकों का होता है शिक्षण में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने का कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो विद्यालय क्यों छोड़ते हैं? गरीबी के कारण, रोजगार की उत्सुकता के कारण, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम के कारण, या फिर शिक्षकों का दुर्व्यवहार के कारण। दोस्तों गरीबी के कारण भी बहुत सारे विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं, लेकिन रोजगार की जो उत्सुकता है, उनके परिवार वाले
रोजगार इनके कारण भी बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। शिक्षकों का दुर्व्यवहार भी बच्चे छोड़ सकते हैं। लेकिन अप्रासंगिक पाठ्यक्रम के कारण बहुत सारे बच्चे जो विद्यालय छोड़ देते हैं, उनको मन नहीं लगता, जो पाठ्यक्रम से उनका मेल नहीं खाता, उनको उबाऊ पाठ्यक्रम लगता है, जिसके कारण विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं। क्योंकि गरीबी के कारण भी वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, काम भी वो नहीं करेंगे फिर भी पढ़ सकते हैं, शिक्षकों का व्यवहार भी झेल लेंगे, लेकिन जो पाठ्यक्रम है, जो उनका सिलेबस है, उसमें उसकी रुचि नहीं है, तो विद्यार्थी विद्यालय को छोड़ देंगे और उनका पढ़ाई से मन हट जाएगा। अगला प्रश्न है, आप स्कूल से बाहर अपने छात्र से कैसे व्यवहार करेंगे? जैसे आपको कोई भी छात्र आपका बाज़ार में मिल गया, तो आप क्या करोगे? उससे बात नहीं करोगे, मित्रों की तरह कर बात करोगे, अजनबी की तरह बात करोगे, बहुत गंभीर होकर बात करोगे। तो उससे आप मित्रों की तरह बात करोगे, ये नहीं कि उससे बात नहीं करेंगे, अजनबी की तरह बात करेंगे, बहुत गंभीर होकर बात करेंगे। यहाँ पर आप उनको जानते हो, तो आपको मित्रों की तरह बात करनी है, ताकि बालक अपनी जो मनोवृत्ति है या फिर जो भी उसकी भावनाएं हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत कर सके। अगला प्रश्न है, आप किस विद्यार्थी को मॉनिटर बनाएंगे? एक कक्षा है जिसमें 20 छात्र है। अब आप इसमें से किसको मॉनिटर बनाएंगे? आपको एक मॉनिटर चुनना है कक्षा के लिए, जो अमीर हो, जो चालाक हो, जो नेतृत्व करने वाला हो, जो सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पे अमीर, चालाक और सबसे बड़ा, यहाँ छोटा बड़ा, ऊंची नीची जाति का कोई भी असर नहीं पड़ता। जो बालक सभी बच्चों का नेतृत्व कर सकता है, वही बालक कक्षा का मॉनिटर होता है। यानी कि जिस विद्यार्थी कक्षा का नेतृत्व संभाल पाएगा, जो कक्षा का नेता होगा, जो कक्षा के सभी समस्याओं को अपने गुरुजनों के साथ रखेगा, उनका हल करवाएगा, वही बालक कक्षा का मॉनिटर बनाएगा, और हम भी उसी बालक को कक्षा का मॉनिटर बनाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको प्रश्नों को रटना नहीं है, समझना है आपको कि प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ प्रश्न है जैसे कि प्रथम पाठशाला क्या है, तो वो आपको पढ़ लेना है कि भाई प्रथम पाठशाला है वो परिवार है। बच्चा जब जन्म लेता है परिवार में ही, सबसे पहले वहाँ से ही वो दादा नाना या भी जो भी घर वालों को देखता है, उनकी भाषा को सुनता है, उनको समझता है, और वही बालक वहीं से सीखता है। तो प्रथम पाठशाला परिवार हो गई। रटना आपको नहीं है, समझ जाओगे ना, तो 150 में से मैं कह रहा हूँ 150 तो किसी के भी नहीं जा रहे, चाहे आपके और सब्जेक्ट में 20 नंबर भी नहीं आ रहे, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन 140 से ऊपर इस सब्जेक्ट में आपकी मेरी गारंटी है। पढ़ जाना एक बार, फिर कह रहा हूँ और क्लास लेके आऊँगा, 140 प्लस आपकी गारंटी है इस सब्जेक्ट में। राजस्थान जीके की क्लास भी हमारे चैनल पर आएगी, उसमें भी, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऐसे सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छे अंक आप लेके आ सकते हो। रीजनिंग है वो तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, इंग्लिश हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, बाकी राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न और जो शिक्षण अभिरुचि है वो पूरी आपको क्वेश्चनों के माध्यम से क्लियर करा दी जाएगी। इनको अगर आपने पढ़ लिया तो ये मान लेना आपको 120 तो कोई रोक नहीं रहा, पर 145 150 भी आप ला सकते हो आराम से। तो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।